हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दाना साइक्लोन लैंडफॉल कर चुका है और आप यहां पर देख सकते हैं अभी इसकी जो कंडीशन है, पोजीशन है, वो उड़ीसा के ऊपर है। ये ऑलरेडी अच्छी खासी तबाही बंगाल में मचा चुका है और वहां से अभी ये कंटिन्यूअसली मूव ऑन कर रहा है। वैसे देखा जाए तो लैंडफॉल होने के बाद में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनके पास में एनर्जी या फिर हम कहें जो वाटर सप्लाई है वो रुक जाती है, तो ऐसे में अब ये खत्म हो जाएगा। बट फिर भी इसने ज्यादा भी नहीं तो 15 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर सीधा असर डाला है। और ये जो चीज है ना, ये वाकई में बड़ी कंसर्निंग है, क्योंकि 15 लाख लोगों को एक जगह से निकालना, सुरक्षित रखना और जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉसेज होंगे वो एक अलग लेवल के होंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये अभी इसी साल बे ऑफ बंगाल रीजन की अगर बात करें तो नंबर 2 पे आती है। नंबर 1 पे आसना साइक्लोन ऑलरेडी इस रीजन में ओरिजिनेट होकर के हिट कर चुका है और अब ये दाना साइक्लोन जो है ये अपना काम करने में अभी आतुर है। वैसे देखा जाए तो इसका जो लैंडफॉल हुआ ना वो 24-25 की जो रात थी ना, मिडनाइट जो अभी रिसेंट गई है उसमें हुआ है। अब हमारे लिए यहां पर जानना जरूरी है कि देखो, साइक्लोन्स हमारे यहां पर हर साल आते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो दूसरे साइक्लोन्स भी आते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर हम टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। तो यहां पर हम इन चीजों के बारे में जानेंगे कि ये साइक्लोन्स में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये ऑरिजिनेट होते हैं और साथ ही साथ क्या इनके कोई स्पेसिफिक नेम्स भी है। तो ये आपका एक अच्छे से टॉपिक कवर होने वाला है इस पर्टिकुलर एनिमेटेड वीडियो के थ्रू। अब देखो, जनरली जब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि अभी हमने दाना साइक्लोन की बात की, तो ये ओरिजिनेट कहां पर हुआ? बे ऑफ बंगाल में। अब यहां पर क्या होता है कि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और अभी रिसेंटली आपको पता है समर्स गई हैं, तो यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से एक तरीके का लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब लो प्रेशर वाली कंडीशन जब 2-3 जगह पे, एक थोड़ा आइलैंड यहां पर, थोड़ा सा यहां, थोड़ा यहां, जब इतना सारा छोटा छोटा लो प्रेशर मिलकर के एक बड़ा लो प्रेशर क्रिएट कर देता है ना, तो इस तरीके के दाना टाइप साइक्लोन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। देखो, साइक्लोन जो ट्रॉपिकल होते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। उनकी अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा नंबर 1 पे बात आती है कि जी आपके पास में ऐसी ओशन या वाटर बॉडी होनी चाहिए जहां पर आपको ज्यादा भी नहीं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर आपको वहां पर सरफेस पे मिल जाए, पहली कंडीशन। दूसरा आपका वहां पर कि वर्टिकल विंड्स का मूवमेंट अच्छा खासा मेंटेन रहना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस। ये एक तरीके का ऐसा वर्चुअल फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से, अपनी एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर लिया है कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करती है और ऐसे में इससे रोटेशन की वजह से एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। और उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है? सिंपल हमें याद रख लेना है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हैं, तो जिस तरफ आपका फेस है, जिस तरफ हवा जा रही है उसके राइट वर्ड आपको धक्का मारेगी। जिस भी तरफ हवा जा रही है उसके राइट वर्ड आपको धक्का मारेगी। सिमिलरली अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर से साउथ की तरफ, तब आपको वहां पर धक्का किस तरीके से दिखेगा कि आप जिस तरफ जा रहे हैं उसके लेफ्ट तरफ आपको धक्का मारता हुआ महसूस होगा। तो यही एक तरीके का कोरियोलिस फोर्स होता है। इसकी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी प्रेजेंस को मेजर कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लेनी है, दैट इज साइन थीटा। भाई थीटा का मतलब क्या है? एंगल। एंगल कौन सा? जिस लैटिट्यूड पे आप खड़े हो उसका एंगल आप यहां पर अप्लाई कर दो। इसका मतलब इक्वेटर पे आप अगर 0 अप्लाई करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स आपका हो गया 0। इसका मतलब इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर आपका कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस ना होने की वजह से वहां पर ऐसे साइक्लोन्स नहीं बनेंगे। वहीं पर आप थोड़ा सा नॉर्थवर्ड जाओगे, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा सा आप ट्रॉपिकल रीजन के आसपास में भी पहुंच जाओगे ना, इसकी हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, तो वहां पर आपको ये कंडीशंस देखने को मिल जाएगी जहां पर मैंने आपको 2-3 बातें बताई। अब वहां क्या होगा जब छोटे छोटे लो प्रेशर्स बनते हैं, वो कैसे बनेंगे? भाई सीधी बात है, हीट अगर ज्यादा है तो यहां से हवाएं ऊपर उठने की टेंडेंसी रखेंगी यहां से।
जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो नीचे लो प्रेशर बनेगा, ऊपर आपका ट्रॉप हाउस, तो यहां पर बन जाता है हाई प्रेशर। और वो हवाएं फिर ऊपर उठती हैं तो अपने साथ में ओशनिक बॉडी या वाटर बॉडी से लेकर के जाती है मॉइस्चर, और वो मॉइस्चर ऊपर जाकर के जब कंडेंसेशन होता है तो उसकी वजह से क्रिएट हो जाते हैं क्लाउड्स। और क्लाउड की स्ट्रक्चर आप यहां पर देखिए, एकदम लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बड़े क्लाउड्स हैं जिनको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, और वो गजब की रेनफॉल करवाते हैं फिर वहां पर। इस तरीके से गर्म हवा यहां से गर्म हो करके ऊपर उठती है और ठंडी हवा है वो नीचे बैठती रहती है। ये जो साइकिल है ये चलता रहता है लगातार। ये जो पर्टिकुलर इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेट हो गया और इसी का परिणाम आपका हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक चीज आप यहां पर नोटिस करेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनका मूवमेंट किस तरीके से होता है। आप ये देखो किस तरीके से ये घड़ी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हवाएं घूम रही है, यूं। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें हवाओं का जो सर्कुलेशन है वो यूं है, इस तरीके से। एक बार फिर से मैं रोकूंगा, आप ध्यान से देखो इस चीज को। आई बात समझ में? तो ये हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना था। अब इसके अलावा और भी साइक्लोन्स की हम बात करते हैं। ये देखो इमेज में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ के कंडेंसेशन करके बादल बनाती हैं और फिर वहां से रेनफॉल, और साथ ही साथ में ठंडी हवाएं नीचे बैठती हैं। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक इसको वाटर सप्लाई मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाना साइक्लोन जो है वो लैंडफॉल कर चुका है, तो अब उसको देखो, अब पानी की सप्लाई कंटिन्यूअसली नहीं मिल रही है तो वो खत्म हो जाएगा कुछ देर के अंदर ही। बट ये इतनी इंटेंस हवाएं हैं, इन हवाओं की स्पीड आप 100 से 250 किलोमीटर पर आवर की तरीके से आप मान के चलो, तो ये तबाही बहुत ज्यादा मचाता है। और एकदम से बहुत ज्यादा बारिश के चलते हैं, जो हमारा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, उसने तो यहां तक कह दिया है कि जी बाढ़, फ्लैश फ्लड्स के 16 डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा के हैं वहां पर अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा आप कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ले लो, उड़ीसा का जो बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर फ्लाइट्स अब थोड़ा बहुत रिज्यूम होने लग गई है जब कंडीशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आने लग गई। बट एक बार को तो ये बहुत ज्यादा तबाही मचा देते हैं। अब हमारे पास में एक सवाल ये भी आता है कि इन साइक्लोन्स का नेम कहां से दिया जाता है। देखो जी, इसके पीछे एक सिंपल सा एक सेटअप डाला हुआ है कि 2000 के साल में जो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO और यूनाइटेड नेशन के अंडर में जो एस्केप है, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल आपकी जो काउंसिल है, उसके द्वारा एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि जो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी वाली रीजन में, ठीक है, यहां पर बे ऑफ बंगाल हो गया, यहां पर अरेबियन सी हो गया, इनके आसपास में जो भी कंट्रीज हैं वो अपना नाम सबमिट कर दे, जो कि फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग नेम्स का काम चलेगा। अब ऐसे में टोटल यहां पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के 13 कंट्रीज हैं। इन 13 कंट्रीज में इंडिया भी है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरब, ये सारे कंट्रीज हैं। इन सबको बोला हुआ है कि सब लोग हर साल, या फिर जैसे जैसे अब कैसे हो कि 13 नाम सजेस्ट कर दो अपनी अपनी तरफ से, तो वो 13 नाम जब सजेस्ट कर दिए जाते हैं तो फिर उसकी एक फाइनल लिस्ट बनती है, 13 नाम हर एक कंट्री के द्वारा, और वो भी 13 कंट्री, तो कितने नेम हो गए भाई? 169 नेम्स हो गए ना। अब उन नेम्स की लिस्ट बना दी जाती है और जो भी नेम्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में चलता चला जाता है, फिर कोई भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में आएगा तो उसी का फिर बाद में आगे नाम दे दिया जाता है। इस तरीके से अभी ये जो दाना नेम है ना, ये कतर के द्वारा दिया गया। दाना दैट मींस दान है ना, जेनरोसिटी, इसका ये एक अरेबिक वर्ड है, उसके आधार पर ये नाम दिया गया है। वैसे दान नहीं कर रहे तो तबाही कर रहा है वैसे देखा जाए तो, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि नेमिंग का क्या मैकेनिज्म चलता है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनके अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेम होते हैं। जैसे कि अमेरिकास के आसपास के एरिया में इसको बोलते हैं हरिकेन, है ना। वो ही मैकेनिज्म है कि हाँ भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर लो, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर ये ओरिजिनेट होते हैं तो इनका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यूं डायरेक्शन में रोटेट करती हुई दिखेगी आपको हवा। वहीं पर अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे तो यही मैकेनिज्म काम करेगा, बट वहां पर आपको जो साइक्लोन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज दिखेगी। ये आपको ध्यान रख लेना है। और साइक्लोन का मेन काम क्या है कि भाई सेंटर में लो प्रेशर होता है और उसमें फिर चारों तरफ से हवाएं जो हैं वो आकर के इकट्ठा होती है और फिर वो ऊपर उठती है और ये मैकेनिज्म घूम करके चलता रहता है, राइट। इसके अलावा अगर देखें तो आप इधर साउथ चाइना सी रीजन में देखोगे तो वहां पर इन्हीं साइक्लोन्स को टाइफून नेम दे दिया
और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप पैसिफिक के साउथ वेस्ट वाले रीजन में चले जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हमारे यहां पर नॉर्मली हम साइक्लोन स्टॉर्म बोल दिया करते हैं इंडियन ओशन में, जो बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी की हम बात करें। एक चीज हमें ध्यान रख लेनी है कि जहां पर यह हवाएं ऊपर उठती हैं, है ना, जहां पर यह हवाएं ऊपर उठती हैं वहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके की वायलेंट सिचुएशन क्रिएट होती रहती है। तो ये जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है ये तो हो जाता है इस साइक्लोन की आई, और इसके चारों तरफ का जो ये रीजन है जहां पर हवा बहुत स्पीड से ऊपर उठ रही है गर्म होकर के, ठीक है, असेंड कर रही है, उसको बोल देते हैं आई वॉल, जो कि सबसे ज्यादा वायलेंट रहती है। जबकि आप देखते हैं बीच बीच में इंटरवल्स में या आई बॉल जो है या आई वाला रीजन है वहां पर भी ठंडी हवा नीचे बैठ रही है, तो यहां थोड़ी शांति रहती है, काम सिचुएशन रहती है। बट जो सराउंडिंग रीजन है वहां पर ताबड़तोड़ तबाही कर देते हैं इस तरीके के साइक्लोन्स। वहीं पर एक साइक्लोन की और हम बात करें तो वो आ जाता है हमारा टेम्परेट रीजन में। आप इस इमेज को ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि फिगर को आप समझिए कि किस तरीके से ये ठंडी हवा व्हाइट वाली आ रही है और ये गर्म हवा जो येलो वाली आ रही है, ये दोनों एक दूसरे में किस सिचुएशन के साथ में मिल रहे हैं। एक तरीके से आपको यूं दिखेगा कि जैसे कि नॉर्दर्न पोल की तरफ से तो ये ठंडी हवाएं आ रही हैं और ये इधर से आप देख सकते हैं अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, तो इसके ऊपर गर्म हवा है। अब गर्म हवा है तो इसमें मॉइस्चर भी है, तो जब ये दोनों टकराएंगे तो किस तरीके का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। इस तरीके के साइक्लोन्स जो हैं वो जनरली आपको 35 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास में नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इनको या तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर इनको बोल देते हैं टेम्परेट साइक्लोन। वहीं पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो 10 से 30 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड की तरफ बन जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। वहीं पर ये बनते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट रीजन में। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर डायग्राम को वापस से आपको इस इमेज में, इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ में आएगा कि कैसे ये जो आपकी ठंडी हवा है ऊपर से सफेद वाली, वो धीरे धीरे गर्म वाली हवाओं को बिल्कुल खत्म कर रही है ना। और यही प्रोसेस होता है फ्रंट्स का बनना। हमने अच्छे से एक चीज अच्छे से पढ़ी है कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर एक बड़ा सा एक लैंडमास है या कोई ओशनिक बॉडी है, अगर वो गर्म है या ठंडी है, लंबे समय तक अगर गर्म ठंडी रहती है, तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर का जो कुछ भी कंडीशन वहां पर रहेगा वो टेंडेंसी उसके ऊपर के हवा की भी बन जाएगी, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा बंच हवा का क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं एयर मास। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि इसे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ आप नोटिस करेंगे कि यहां पर किस तरीके से गर्म पानी के ऊपर यह हवा का बहुत बड़ा मास क्रिएट हो गया, जो कि एक वार्म एयर मास क्रिएट हो गया। वहीं सिमिलरली नॉर्दर्न पोल से आने वाली ये जो ठंडी हवा है इधर वाली, ये क्या कर रही है, लंबे समय से ठंडी जमीन के ऊपर ये हवा रहेगी तो वहीं की कंडीशन खुद में डेवलप कर लेगी, तो एक बड़ा बंच क्रिएट हो गया, इसको बोल देंगे कोल्ड एयर मास। तो इस तरीके से कोल्ड एयर मास आ रहा है यूं। कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन मैंने बताया आपको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस तरफ डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके राइट साइड में जाएगी, और वहीं पर आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आप यहां पर ये देख सकते हो कि ये डायरेक्शन भी राइट साइड में डिफ्लेक्ट, मतलब आपका फेस इस तरफ है तो डिफ्लेक्शन भी आपका इसी तरफ जा रहा है। सिमिलरली इसमें भी आप पोल से इक्वेटर वर्ड आ रहे हैं तो आपको राइट वर्ड ही धक्का मार रही है, और जब ये दोनों आमने सामने आके टकरा जाते हैं तब देखो फिर बाद में क्रिएट होता है फ्रंट, और वो फ्रंट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसको समझने के लिए आप यहां पर देखो कि इधर से ये वार्म एयर आपका मास चला गया, इधर से आपका कोल्ड एयर मास आ गया। कोल्ड है ठंडा मतलब हाई प्रेशर, वार्म का मतलब क्या हो जाएगा आपका लो प्रेशर। जब ये दोनों टकराएंगे तब क्या कंडीशन बन रही है, यहां पर देखो कि जहां पर भी कोल्ड एयर एग्रेशन दिखाएगी वहां पर तो बन जाएगा कोल्ड फ्रंट, ठीक है, और जहां पर भी आपकी गर्म हवा एग्रेशन दिखाएगी वहां पर बन जाएगा वार्म फ्रंट। पर हमें एक चीज ध्यान है कि वार्म एयर की टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की, है ना, क्योंकि ठंडी और हल्की होती है, और वहीं पर कोल्ड एयर जो है वो हैवी होने की वजह से ग्राउंड पे ही अपना बेस क्रिएट कर लेगी, और वो जब ऊपर उठ जाएगी तो उसके बाद में आपका एक अलग से फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर,
सबसे पहला तो स्टेशनरी फ्रंट, जब दोनों की दोनों हवाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं बट एग्रेशन किसी की तरफ से भी नहीं है। बट वहीं पर जैसे ही गर्म हवा अगर एग्रेशन दिखाएगी तो वार्म एयर फ्रंट बन जाएगा, और इधर आपकी ठंडी हवा एग्रेशन दिखा रही है तो कोल्ड एयर फ्रंट बन गया। इस तरीके से ही हो गया फ्रंटोजेनेसिस। अब यहां पर कोल्ड एयर जो है वो वार्म एयर को चारों तरफ से घेरेगी इस तरीके से धक्का मार मार करके, और ये जो वार्म एयर है इसका एरिया आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा। अब आप यहां पर देख लो कि लो प्रेशर एरिया लगातार रिड्यूस होता जा रहा है, बट ये आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि हवाओं का किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। अगेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं तो ये एंटी साइक्लोनिक साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के बिल्कुल उल्टा। और जब तक ये पूरी कोल्ड एयर पूरा नीचे से सरफेस में खुद को इकट्ठा करके और इस वार्म एयर को ऊपर नहीं उठाएगी, तब तक पूरा का पूरा ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और जिस तरीके से ये फॉर्म में आ रहा है, इसमें एक तरफ कोल्ड फ्रंट बन रहा है, एक तरफ वार्म फ्रंट बन रहा है, दोनों तरफ कंडीशन मोर और लेस ऐसे दिखेंगी कि वहां पर लंबे समय तक आपके बादल बन रहे हैं और साथ में बरसात भी कंटिन्यूअसली हो रही है। और फिर जैसे ही ये कंडीशन यहां पर हो जाएगी, जब दोनों के दोनों फ्रंट एक दूसरे से मिल जाएंगे तो वार्म एयर अल्टीमेटली बिल्कुल ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने के बाद में वही कंडेंसेशन ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में मोर और लेस वो जो आपका साइक्लोन क्रिएट हुआ था वो डिसअपियर हो जाएगा। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर लैंड हो या सी हो, कोई भी कंडीशन हो, दोनों जगह पे आपका ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये डेवलप हो सकते हैं। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में मैंने क्या बोला, पानी की सप्लाई कंटिन्यूअस होनी चाहिए। पर दूसरी और चीजों की अगर बात करें तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक तो इनकी डायरेक्शन के आधार पर कि ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स है या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ये आपके वेस्ट की तरफ मूव कर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते दिखेंगे। और वहीं पर आपके ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम बात कर रहे हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर इनके अंदर डिफरेंसेस की मैं बात करूं तो टू द पॉइंट है, आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हुआ टेम्परेचर की वजह से, इसलिए उसको बोल दिया थर्मल, एक तरीके की थर्मल कंडीशंस की वजह से। वहीं पर आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस वजह से बन रहा है, जब हवाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं और इसकी वजह से वहां पर डायनामिक कंडीशन बन रहा है। अब आप देखो कि किस तरीके से कोल्ड फ्रंट जहां पर कोल्ड एयर स्ट्राइक कर रही है, और कहां पर वार्म एयर, क्योंकि जहां पर वार्म जो एयर है वो थोड़ा सा एग्रेशन में दिखा रही है। कोल्ड एयर फ्रंट है थोड़ा सा स्टीप होता है, वार्म एयर फ्रंट थोड़ा सा स्लांट थोड़ा सा कम स्टीप होता है, कम ढाल वाला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो मोर और लेस साइक्लोन का जो है डिसअपियरेंस हो जाता है। इसके अलावा देखें तो हमने एक चीज बड़ी अच्छे से देखी कि जो ये साइक्लोन हमारे ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप हो रहा है ना, ये बड़े डिजास्टरस होते हैं, क्योंकि इसमें रेनफॉल भी एकदम से आता है, ठीक है, और हवा भी बहुत ज्यादा होती है, तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा रहता है। पर समय का जो एक फर्क देखें तो आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनका समय तो होता है ज्यादा से ज्यादा खींच के एक हफ्ता, और वहीं पर आपका जो टेम्परेट साइक्लोन है ना वो लंबे समय तक चलता है। हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपकी हवाओं की वजह से भी बर्बादी है और एकदम से बरसात आने की वजह से, बाढ़ की वजह से भी बर्बादी है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, चाहे वो हरिकेन बोल दो, चाहे हमारा साइक्लोन या फिर टाइफून। अगर वहीं पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप चले जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्ते तक का ड्यूरेशन है उस साइक्लोन का, बहुत ही स्मूथली वो आराम से ट्रांजिशन चलता रहता है। बट अगेन यहां पर साइक्लोन की वजह से तो ज्यादा डिजास्टर आती नहीं है, क्योंकि 30 से आपकी स्पीड कितनी रहती है, 30 से 150 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा नहीं होती। बट जब भी ज्यादा अगर साइक्लोन की कंडीशन ज्यादा लंबे समय तक प्रिवेल कर जाए तो रेनफॉल कंसिस्टेंटली बनी रहती है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में तो एक हफ्ते के अंदर जितनी बरसात होनी होती है उतनी हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं होती। और एक बार लैंडफॉल हुआ तो फिर कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर लगातार पानी की सप्लाई नहीं है। बट ट्रॉपिकल के अंदर लगातार वहां पर रेनफॉल होता रहता है, कंटिन्यूअस रेनफॉल होता रहता है, और उसकी वजह से फ्लड्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बर्बादी हो सकती है। अदरवाइज इन दोनों में डिजास्टर्स कौन सा है, वो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। तो इस तरीके से ये हमें एक बेसिक चीज की जरूरत थी जानने की कि कैसे ये साइक्लोन्स का मैकेनिज्म रन होता है, कहां पर किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर हम देखें तो आप लोग मुझे एक चीज का आप जवाब देंगे, ठीक है, कि अगर हम इक्वेटर से पोल वर्ड मूव करें तो आपको यहां पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में कौन कौन से
सेल्स दिखाई पड़ेंगे। यहां पर मैं ए, बी और सी नेम लिख रहा हूं। इनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर ए सेल है ये है, बी सेल है ये, सी सेल का ये नाम होता है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये हमने क्वेश्चंस में भी अच्छे से डिस्कस किया है, आई होप आप इसका आंसर अच्छे से देंगे, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ में हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दाना जो एक साइक्लोन डेवलप हुआ उसके बाद में हमारे लिए कुछ बेसिक्स को रिकॉल करने में। ओके, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।